आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वायरसेस। ठीक है, वायरसेस का मतलब वायरसेस के बारे में कुछ ओवरव्यू होगा, कुछ थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इस टॉपिक में हमने कुछ हिस्ट्री पढ़नी है वायरसेस की, प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस, जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वायरसेस का, मोड ऑफ रेप्लिकेशन, हाउ दे रेप्लिकेट, हाउ दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल, और इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस। इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है वायरसेस की? दे आर मेडिकली वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये और कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं वायरसेस का? वैसे जब नाम आता है तो एक तरह खौफ होता है कि यार इट इज अ इन्फेक्शियस एजेंट, इट इज डिजीज कॉजिंग एजेंट, लेकिन देयर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस इन आवर एनवायरनमेंट। अच्छा जी, तो हिस्ट्री में आ जाते हैं। वायरसेस जो है, वायरसेस मीन्स एल पॉइजन। ठीक है, एल पॉइजन्स, इसलिए पॉइजन इसका नाम है। एल इज द लुइस, लुइस जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने इसको जो है जिन्होंने एक वैक्सीन भी बनाई थी, इस वजह से इन्होंने एल इज द लुइस पॉइजन। ठीक है, द फर्स्ट वैक्सीन वाज क्रिएटेड बाय लुइस पैस्चर। ठीक है, लुइस पैस्चर ने जो है वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन बनाई थी, और कौन से वायरसेस के खिलाफ? रेबीज वायरसेस के साथ, दैट कॉल्ड मैड काउ इन्फेक्शन। डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन कॉज करता है रेबीज वायरसेस। आपने अक्सर सुना भी होगा कि डॉग बाइट से जो है रेबीज जो है फैलता है, और फिर अगर फर्दर फैल जाए ह्यूमंस में तो फिर उनको भी जो है रेबीज कर सकता है। ठीक है, तो लुइस पैस्चर जो थे उन्होंने इसकी वैक्सीन बनाई थी यूजिंग दिस वायरसेस। ठीक है, इन वायरसेस को ही यूज करते हुए उन्होंने जो है वैक्सीन बनाई थी। और बेसिकली उस वैक्सीन का काम क्या था कि वो क्या करता था, जब बॉडी में जाती थी ये वैक्सीन तो आपके बॉडी के इम्यून सेल्स को ही जो है एक्टिवेट कर देती थी, और फर्दर इस वायरसेस को रिमूव करने में हेल्प मिलती थी। फिर इवान इवानोवस्की एंड बेनरिच जो थे उन्होंने एक और वायरस डिस्कवर किया था, दैट वाज टोबैको मोज़ैक वायरस। ये वायरस जो था प्लांट में डिजीज कॉज कर देता था और पूरी फसल जो है तबाह हो जाती थी। तो ये जो वायरस था वो टोबैको मोज़ैक वायरस इसका नाम दिया गया, क्योंकि बेसिकली ये जो वायरस था ये प्लांट टोबैको प्लांट को खराब कर रहा था। फिर फेडरिक एंड पॉल ने एक और वायरस डिस्कवर किया, दैट वाज फुट माउथ डिजीज कॉज कर रहा था कैटल्स में। कैटल्स में गोट्स हो गई, काउज हो गई, इन सब में जो है एक डिजीज होती थी जो कि जो है वायरस की वजह से होती थी, और ये ज़्यादातर उनके माउथ और फुट रीजन पे जो है होती थी। तो ये भी जो है एक वायरस की वजह से हो रही थी, जिसको फेडरिक एंड पॉल ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा जो है वायरसेस डिस्कवर किस तरह से हुए थे कि कुछ साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये उन्होंने क्या किया कि जब ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स इन्होंने डिस्कवर किए, वो किस तरह से किए? उन्होंने they discovered there are some agents that are very smaller than bacteria। मतलब उस वक्त तक ये समझा जाए, उस वक्त तक बैक्टीरिया तो डिस्कवर हो चुका था। ये सबके दिमाग में था कि हाँ एक ऐसे अननोन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नज़र नहीं आते, लेकिन वो डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, फूड में स्पॉइलेज कॉज कर रहे होते हैं। फिर उसको बैक्टीरिया का नाम दिया गया, और फिर बताया गया कि ये इतने छोटे ऑर्गेनिज्म है कि नजर नहीं आते। लेकिन जब ये वायरसेस डिस्कवर हुए तो जो है जो रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला, उन्होंने ये बात महसूस की कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये ऑर्गेनिज्म उस बैक्टीरिया से भी और छोटा है। कैसे उन्होंने डिस्कवर किया? क्योंकि जब ये पार्टिकल्स जो थे, जब उन्होंने इनको प्योरीफाई किया तो इन पार्टिकल्स को उन्होंने पोर्सिलियन लेयर से पास किया। ठीक है, पोर्सिलियन लेयर से जब इन्होंने पास किया तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि उस लेयर पर रह गए, कुछ ऐसे थे कि उस लेयर से भी निकल गए, एंड फर्दर उनको जब प्योरीफाई किया गया तो पता चला कि जो फिल्टर्ड उनको मिला है उसमें भी जो है कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल रह गए हैं,
जिससे उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जिनको हम वायरसेस का नाम, उन्होंने उसका नाम वायरसेस दिया। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि ये वायरसेस जो है, इस एक्सपेरिमेंट और इस रिसर्च की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा स्मॉल इन साइज होते हैं और मोर इन्फेक्शियस, मोर डेंजरस देन बैक्टीरिया। देन फर्दर उसकी जो है प्रॉपर्टीज और फर्दर उसको स्टडी किया गया, लेकिन जो है उससे पहले जस्ट ये बात पता थी कि ओके दीज ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस की। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जहां पर भी बात आ जाती है ऑब्लिगेट, इट मींस दे आर स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये ऑर्गेनिजम्स उसी वक्त लाइव हैं या उसी वक्त कह सकते हैं रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये इनसाइड एनी सेल। एक तो बात ये हो गई कि किसी सेल में होंगे तभी एक्टिवेट होंगे। दूसरी बात ये कि ये अपने सेल्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होंगे, यानी कि अगर एनिमल वायरस होगा तो एनिमल में ही वर्क करेगा, रेप्लिकेट करेगा। प्लांट वायरस होगा तो प्लांट में ही रेप्लिकेट करेगा। बैक्टीरियल वायरस होगा तो वो बैक्टीरियल में ही रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, सो दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। ठीक है, होस्ट उनका प्लांट है या एनिमल है या बैक्टीरिया है, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। इसके अलावा ये दे आर ऑल्सो स्पेसिफिक टूवर्ड्स स्पेसिफिक सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वायरस जो है जो कि स्टमक में डिजीज कॉज कर रहा है तो वो स्टमक में ही जाएगा तो ही डिजीज कॉज करेगा। अगर वो माउथ में प्रेजेंट होगा तो वहां वो कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि दे हैव सम सर्टेन रिसेप्टर्स, सर्टेन उनके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जबकि जब तक वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, स्पेसिफिक सेल्स को नहीं करते, तब तक वो जो है अपनी कोई एक्टिविटी नहीं करते। ठीक है, तो दे आर वेरी वेरी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही स्ट्रिक्ट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं कि ये इनसाइड सेल होते हैं तभी ये जो है डिवाइड होते हैं, अदरवाइज जो है इनकी रेप्लिकेशन नहीं होती या इनका जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वर्क नहीं होती। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल यानी कि 20 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर्स तक आते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो जो है जो लार्जेस्ट वायरस होता है वो 450 नैनोमीटर तक होता है, और जो लार्जेस्ट वायरस होता है वो आप कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया के साइज का होगा। तो उसको किसी तरह से लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। अदरवाइज उसके लिए बहुत ही वायरसेस के लिए बहुत हाई टेक माइक्रोस्कोप्स यूज किए जा रहे होते हैं जो कि लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल भी नहीं होते। उनके लिए लेबोरेटरी ही बिल्कुल अलग होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा। तो वायरसेस को विजुअलाइज करने के लिए, वायरसेस को देखने के लिए हमें जो है ऐसे हाई इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, हाई मैग्निफिकेशन की जरूरत होती है उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए। सो दे आर वेरी 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 स्मॉल, 20 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर तक की रेंज में ये वायरसेस होते हैं। वायरसेस आर नॉट सेल्स, दे आर नॉट कंप्लीट सेल्स। ठीक है, ये सिर्फ आप कह सकते हो कि ये वो पार्टिकल है, आप ये कह सकते हो कि ये एक पार्टिकल है जिसके अंदर जस्ट डीएनए है या आरएनए, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते। डीएनए है, ठीक है, और उस डीएनए को इनक्लोज किया हुआ है एक प्रोटीन लेयर से। ठीक है, आप कह सकते हो जैसे हमने बैक्टीरिया का पढ़ा कि हमने उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसमें क्रोमोसोम भी था, उसमें साइटोप्लाज्म भी था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। लेकिन वायरसेस जो थे, वायरसेस जो हैं वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक डीएनए है और उस डीएनए को प्रोटीन से कोट किया हुआ है। ठीक है, तो वो इसलिए कहते हैं कि दे आर नॉट लाइफ आउटसाइड द सेल।
सो दे आर नॉट कंप्लीट सेल्स, जस्ट एक डीएनए है और वो उसको प्रोटीन ने कोट किया हुआ है जैसे, ठीक है। तो ऐसे वायरसेस जो बहुत ही सिंपल तरह के वायरसेस होते हैं ना, मतलब कि आप सिंपल इस सेंस में कह सकते हो कि वायरस है, उसका डीएनए है, डीएनए को रैप किया हुआ है प्रोटीन से, स्ट्रक्चरली आप कह सकते हो कि वो बहुत सिंपल है। तो ऐसे सिंपल वायरसेस जिसमें डीएनए है और उसका प्रोटीन है, उसे हम नेकेड वायरस या फिर न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं, ठीक है, नेकेड वायरस या न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। तो वायरसेस आर नॉट सेल्स, क्रिस्टल, दे आर क्रिस्टल लाइक मैसेज, ठीक है। इनको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इनका स्ट्रक्चर देखा गया तो ये क्रिस्टल शेप के नजर आए, क्योंकि बाकायदा कोई राउंड शेप या कोई इनकी कोई स्पेसिफिक रॉड शेप नहीं थी, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं थी, बस ऐसा लग रहा था कि कोई क्रिस्टल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये क्रिस्टल पार्टिकल्स जो है वो वायरसेस कहलाएंगे, ठीक है। प्रोटीन शेल इज कॉल्ड द कैप्सिड, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एक डीएनए होता है और उसके इर्द गिर्द जो है एक प्रोटीन की लेयर होती है, वो जो प्रोटीन लेयर है उसे हम कह रहे हैं कैप्सिड। So this capsid is surrounded by nucleic acid core. They must have DNA और RNA, never both, ठीक है। कभी भी वायरसेस में दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, या तो उनके पास डीएनए होगा या तो फिर उनके पास आरएनए होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डीएनए और आरएनए दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। तो वायरसेस क्या है, वायरसेस जस्ट एक मतलब हम ये आउटसाइड की सेल की बात करें कि वायरसेस क्या है, कि वायरसेस आर डीएनए विच इज रैप अराउंड द which is wrapped by protein layer that is called the capsid। और एक सिंपल वायरस जिसके अंदर डीएनए है और उसके इर्द गिर्द जो है एक प्रोटीन लेयर है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोकैप्सिड, और आप उसको जो है नेकेड वायरस भी कह सकते हैं। दे स्पेसिफिक फॉर अटैचमेंट टू देयर होस्ट सेल, अगेन वही बात आ जाती है, वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट, ठीक है। एक एनिमल वायरस है तो वो एनिमल को ही इन्फेक्शन कॉज करेगा, प्लांट वायरस है तो वो प्लांट को ही इन्फेक्शन कॉज करेगा। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट, इसलिए क्योंकि ये जो वायरसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए है और उसके इर्द गिर्द जो है प्रोटीन लेयर बनी हुई है। अब ये जो प्रोटीन लेयर है ये भी बहुत सिंपल नहीं होती, ये प्रोटीन लेयर जो होती है, इस प्रोटीन लेयर के अंदर भी कुछ मार्क्स होते हैं या कुछ आप कह सकते हो रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स होस्ट के सेल के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये रिसेप्टर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, तभी वायरस जो है उस होस्ट के सेल के अंदर जाएगा, उसके अंदर जो है अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा, अदरवाइज वो अपना डीएनए उसके अंदर इंजेक्ट नहीं करेगा, वो ढूंढता रहेगा अपना होस्ट को, ठीक है। तो दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट, क्यों वेरी स्पेसिफिक है, क्योंकि इनका जो प्रोटीन लेयर होती है उसमें सर्टेन मार्कर्स, उसके अंदर सर्टेन जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कि अपने होस्ट सेल के रिसेप्टर से मैच करते हैं, उनके साथ बाइंड करते हैं, फिर ही अपना जो है फर्दर एक्टिविटी करते हैं, अदरवाइज नॉट। जनरल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो साइज रेंज, दे आर वेरी स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं लेकिन बहुत डेंजरस डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर बिटवीन 200 नैनोमीटर्स, ठीक है, ज्यादातर जो है वो 200 नैनोमीटर के होते हैं, सबसे छोटे अगर आप बात की जाए तो वो 10-20 नैनोमीटर तक मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं सब वायरसेस आर रिलेटिवली लॉन्ग, दैट इज 800, कुछ ऐसे भी है जो कि 800 नैनोमीटर तक चले जाते हैं। सो इनको विजुअलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करनी होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी जब हम करते हैं तो उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेनिंग से ही इनको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक चार्ट है जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस रेंज में जो है वायरसेस आते हैं, ठीक है। तो वायरसेस की क्या रेंज हो सकती है, वायरसेस कितने स्मॉल हो सकते हैं। तो
यहाँ जो है एक रेंज आ जाती है, रेंज ऑफ ह्यूमन आई जो की जो रेंज आती है वो आ जाती है 1 मिलीमीटर में। ठीक है, इसी में आप जो है कुछ फंगस भी है, मतलब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये वो मॉलिक्यूल्स है, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रेंज आती है वो आती है 1 मिलीमीटर के बाद आ जाती है 100 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक की, जिसमें जो है रेड ब्लड सेल्स आ गए, अमीबा सेल आ गए, कुछ बैक्टीरियल सेल्स लाइक कॉक्साई, इकोलाई, रिकेट्सिया बैक्टीरिया और कुछ एल्गल सेल आ गए। फिर 1 माइक्रोमीटर के बाद आ जाते हैं फर्दर और नीचे आ जाते हैं और स्मॉलर साइज की तरफ आते हैं, तो वो रेंज शुरू हो जाती है 1 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो 200 नैनोमीटर के बाद जो रेंज शुरू होती है उसमें हम मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया के साइज से वायरल साइज को कंपेयर कर सकते हैं और उनको हम फिर फर्दर विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रेंज में आपके पास कौन से आ जाते हैं, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया है जिसकी कोई शेप नहीं होती। मैंने आप लोगों को इसके लेक्चर में ही बताया थे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, जिनका कोई खास शेप नहीं होती। ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिजम्स है जिनकी कोई खास डेफिनेट शेप नहीं होती क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, फिर इसी रेंज में आपके पास पॉक्स वायरसेस आ जाते हैं। पॉक्स वायरसेस कौन से हैं, जो कि चिकन पॉक्स कर देते हैं, स्मॉल पॉक्स कर देते हैं। एक टाइम पर ये जो डिजीज थी बहुत ही स्प्रेडिंग और बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत खतरनाक आउटब्रेक हुआ था, और इस डिजीज की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो गई थी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आई थी, जब तक इसको कम्प्लीटली रेडिकेट नहीं किया था। ठीक है, तो उसके अलावा जो है इसमें एड्स वायरस आ जाता है, हेपेटाइटिस वायरस आ जाते हैं, पोलियो वायरसेस और फ्लैजिला वो एक्सट्रीमली थिन होता है, तो इस रेंज में हम फ्लैजिला को भी कह सकते हैं कि फ्लैजिला है। और लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और डीएनए मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अगेन डीएनए मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनको हम फिर विजुअलाइज नहीं कर सकते, इनके लिए भी हाई टेक्निक। फिर उससे भी नीचे रेंज में आ जाते हैं 0.1 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि जो है हम जो कि रेंज आ जाती है एटम्स एंड अमाइनो एसिड वगैरह की, जो कि फर्दर जिनको ऑब्जर्व करने के लिए। अच्छा जी, पॉजिटिव स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग का फर्क यहाँ बताया हुआ है कि पॉजिटिव स्टेनिंग जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे पॉजिटिव स्टेनिंग करते हैं तो उसमें हम जो है ऑर्गेनिज्म को फर्दर ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसका डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर विजुअलाइज कर सकते हैं। जबकि जो नेगेटिव स्टेनिंग होती है उसमें हम जस्ट उसका ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का आउटर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें ये उसको जो है ये उसका हेड भी दिखाया गया है, फिर ये उसकी टेल भी नजर आ रही है। तो नेगेटिव स्टेनिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि हम उसका एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, जबकि पॉजिटिव स्टेनिंग जब हम होती है पॉजिटिव स्टेनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, तो उसमें हम जो है उसका फर्दर डीएनए और आरएनए भी विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टिल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम यूज कर रहे हैं उनको ऑर्गेनिजम्स को विजुअलाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए। स्टिल ये ऑर्गेनिजम्स इतने स्मॉल होते हैं कि इनको बहुत डिटेल इनकी स्ट्रक्चर या बहुत डिटेल में जो है पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत आइडेंटिफाई करना, इनको स्टडी करना, आइसोलेट करना जो है काफी मुश्किल होता है। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं कैप्सिड पर। व्हाट इज कैप्सिड? सो कैप्सिड क्या है? कैप्सिड इज द शेल दैट सराउंड्स द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वैसे तो वायरसेस जो है हमारे पास वो एक डीएनए है या आरएनए है, फिर उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन कोट है जिसे हम उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड जो होगा हमेशा या तो वो नेकेड वायरस कहलाएगा या फिर उसे हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियो इज इट्स न्यूक्लिक एसिड,
एंड कैप्सिड इज इट्स प्रोटीन लेयर। ठीक है, सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सोमर्स और प्रोटोमर्स। ठीक है, कैप्सिड जो बना हुआ है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, प्रोटीन पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिनको हम कैप्सोमर्स या प्रोटोमर्स कहते हैं। टू डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स कौन कौन सी है और अरेंजमेंट। कैप्सिड की दो तरह की अरेंजमेंट होती है, हेलिकल या फिर आइकोसाहेड्रल। ठीक है, तो कोई भी वायरस होगा वो या तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में नजर आएगा, हो सकता है, या फिर वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स वायरसेस में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर हेलिकल और आइकोसाहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों सेम, दोनों ही उसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से उनको हम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वायरसेस कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वायरसेस ज्यादातर जो है वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। जैसे कि ये वाली जो आपने देखी, इसमें ये जो हेड है इसका ये आइकोसाहेड्रल बना हुआ है, जो कि टेल जो है इसकी ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही है। तो ये जो आता है ये बैक्टीरियोफेज है, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इससे ये आ जाता है कॉम्प्लेक्स वायरसेस में। ठीक है, फिर हेलिकल और आइकोसाहेड्रल को हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। एग्जांपल में अगर हेलिकल वायरसेस की बात की जाए तो टोबैको मोज़ैक वायरस है। टोबैको मोज़ैक वायरस है, ठीक है, जो कि टोबैको प्लांट को जो है डिजीज कॉज कर देता है। ठीक है, जिसमें जो है और फिर ये बहुत ज्यादा स्प्रेडिंग भी होता है, तो प्लांट टू प्लांट जो है ये स्प्रेड करना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टोबैको मोज़ैक वायरस है इसको ये हेलिकल कैप्सिड किस तरह से देता है कि ये कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं इसके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कैप्सिड है वो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये इसके स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, स्मॉल कैप्सोमर्स हैं या इनको प्रोटोमर्स भी कह सकते हैं। तो ये प्रोटोमर्स, ये कैप्सोमर्स जो हैं एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि ये पूरी एक डिस्क टाइप हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस हेलिकल स्ट्रक्चर में जो है आपका इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, वेदर आरएनए और डीएनए, ठीक है, ये आरएनए होगा या जो डीएनए होगा ये इसके जो है ये इसके जो है बीचों बीच में जो है सेंटर में जो है ये डीएनए जो होगा इसका या आरएनए होगा वो आ जाता है, और इस तरह से ये पूरा कैप्सोमर्स आपस में अरेंज होके ये पूरी डिस्क बनाते हैं और एक पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए से हेलिकल कैप्सिड हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड कहेंगे, और इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा टोबैको मोज़ैक वायरस। फिर आ जाते हैं आइकोसाहेड्रल की तरफ। आइकोसाहेड्रल यानी कि पोलियो वायरस जो है वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री दिखाता है। तो इसमें जो कैप्सोमर्स होंगे वो कुछ इस तरह से, ये इसके स्मॉल कैप्सोमर्स या उसके प्रोटीन पार्टिकल्स जो है स्मॉल यूनिट वो इस तरह से अरेंज होते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये जो एक पूरा ट्रायंगल बनता है उसे हम फेसेट कहते हैं, और फिर इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स को, ये कॉर्नर हो गया 1 2 3, तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको हम जो है वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, वर्टिसेस। ठीक है, तो ये कॉर्नर्स जो है, ये जो फेसेस जो होते हैं ये 20 फेसेस होते हैं, और जो ये कॉर्नर्स होते हैं ये 12 होते हैं, कॉर्नर या वर्टिसेस। ठीक है, तो ये जो था ये आइकोसाहेड्रल और हेलिकल सिमेट्री ऑफ वायरसेस थी। फिर जो है बात कर लेते हैं वायरल इन्वेलप की। कुछ वायरसेस इतने सिंपल भी नहीं होते कि उनके अंदर सिर्फ डीएनए और ये प्रोटीन कोट हो। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर कौन सी, वो जो एक्स्ट्रा लेयर या एक्स्ट्रा कवरिंग जो होती है उसे कहते हैं इन्वेलप। ठीक है, अगर अगेन जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर लेयर्स ऐड होती रहेंगी वो उतना ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। तो वो कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल जो
पहले वाले सेल के कैप्सिड में होंगे वही इंफेक्शियस पार्टिकल या इंफेक्शियस एजेंट जो है, या फिर वो जो रिसेप्टर्स पहले उस कैप्सिड में हुआ करते थे, अब ये जो है एनवेलप में प्रेजेंट होंगे। तो वो वायरसेस जिनके पास एनवेलप प्रेजेंट होता है, उनके अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके एनवेलप पर प्रेजेंट होते हैं, कैप्सिड में नहीं होते। ठीक है, तो कवरिंग एक्सटर्नल टू द कैप्सिड इज कॉल्ड द एनवेलप। ठीक है, तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये इसका जो है न्यूक्लियस है, यानी ये समझ लो इसका डीएनए है। डीएनए को रैप किया हुआ है विद द कैप्सिड। ठीक है, और फिर कैप्सिड के एक्सटर्नल आपको एक और लेयर नजर आ रही है, दिस ब्लू लेयर इज कॉल्ड द एनवेलप। और इस एनवेलप के एनवेलप पर भी जो है आपको कुछ पिंक पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ये कुछ रिसेप्टर्स, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वायरस के पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वो जिसको यूज करता है वो अपने होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, होस्ट के सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके साथ अटैच होने के लिए। तो ये स्पाइक्स जो है ये उसके रिसेप्टर्स कह लो, ये वो उसके ये उसके रिसेप्टर्स हैं जो कि अपने होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो यूज करता है, अटैचमेंट के काम आता है। ठीक है, तो ये एनवेलप पर जो है इसके स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ऐसे वायरसेस जिनके पास एनवेलप प्रेजेंट नहीं होते तो ये स्पाइक्स, ये रिसेप्टर्स जो होंगे उसके कैप्सिड पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मॉडिफाइड पीस ऑफ होस्ट सेल्स मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो एनवेलप आता है वायरसेस के पास, ये कहाँ से आता है? ये वायरस जब किसी होस्ट सेल को अटैक करता है तो होता है क्या है कि उस सेल के अंदर पहले अच्छी तरह से रेप्लिकेट हो जाता है। जब उस सेल के अंदर से बाहर निकल रहा होता है, उस सेल से निकल रहा होता है, तो वो क्या करता है, उसी जिस सेल को इसने इन्फेक्ट किया है, जिस सेल के अंदर ये रेप्लिकेशन कर रहा था, उसी सेल की सेल मेम्ब्रेन से जो है अपना एनवेलप बना लेता है। ठीक है, जब उस सेल से वो निकल रहा होगा तो क्या करेगा कि वो क्या करता है कि जिस सेल को उसने इन्फेक्ट किया है उसको ही जो है उसी सेल की मेम्ब्रेन को लेकर वो अपना जो है एनवेलप बना लेता है। ठीक है, फिर एनवेलप बनाने के बाद क्या करता है कि ग्लाइकोप्रोटीन आउटसाइड द एनवेलप इज कॉल्ड द स्पाइक्स और पेप्लोमर्स। ठीक है, तो ये जो एनवेलप होता है इसी के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम स्पाइक्स या पेप्लोमर कहते हैं, और इन पेप्लोमर्स का क्या काम है, ये अटैचमेंट के काम आते हैं। ठीक है, ये अपने होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, अटैचमेंट के लिए जो है काम आते हैं। तो स्पाइक्स और पेप्लोमर्स आर नेसेसरी फॉर अटैचमेंट। सो इस टॉपिक को फिलहाल यहीं तक रखते हैं।